Good morning, students. As your exams are approaching very near, आपके एग्ज़ाम बहुत पास आते जा रहे हैं, इसलिए हम अपने चैनल पर एक वन शॉट सीरीज़ लाए हैं जिसमें सभी सब्जेक्ट्स के एक एक टॉपिक के एक एक वीडियो बना करके हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। इस चैनल पर अभी तक सिर्फ कॉमर्स के वीडियोस आते थे कॉमर्स जोन में। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल द वीडियो ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़ ऑल्सो। अब हम ह्यूमैनिटीज़ के भी वीडियोस में प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इन सभी के वीडियोस आएंगे। और इसी क्रम में मैं आज आपको जो टॉपिक जिस पर मैं वीडियो देने जा रहा हूँ वो टॉपिक है रिवेल्स एंड द राज। ये रिवेल्स एंड द राज आपको मालूम है, ये जो 1857 रिवॉल्यूशन का टॉपिक है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन टुक प्लेस, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे हुआ ये रिवॉल्यूशन, इसके कॉजेज़ क्या थे, इसके इफ़ेक्ट्स क्या थे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, हाउ डिड इट इफेक्टेड द सिचुएशंस ऑफ द टाइम ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड द रूलिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। किस तरीके से इसने भारतीय समाज को, भारत की शासन व्यवस्था को, भारत के लोगों को किस तरीके से प्रभावित किया, ये इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो हमारा टॉपिक है इसमें सबसे पहले हम डिस्कस ये करेंगे कि कहाँ से शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की। तो आप सबको पता है दिस रिवॉल्यूशन स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ कैंटोनमेंट से हुई थी। द इमीडिएट कॉज वाज द यूज ऑफ ग्रीस्ड कार्टिज इन द एनफील्ड राइफल। जो एनफील्ड राइफल लाई गई थी भारतीय सेना में, उसमें जो ग्रीड कार्टिज का यूज की शुरुआत की गई थी। इसका ग्रीड कार्टिज में कहा गया कि इसमें जो है वो गाय और सूअर की चर्बी है, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए उपयोग करने के लायक नहीं था कार्टिज। ये कारतूस, ये गोली इसको यूज़ नहीं कर सकते थे, इसलिए सिरकुलर विद्रोह कर दिया। ये तो इमीडिएट कॉज था। वैसे कॉज तो बहुत थे। अंग्रेज़ों के शासन से किसान, नौजवान, सैनिक सभी परेशान थे। इनका जो सिस्टम था, टैक्सेशन का सिस्टम, रूलिंग का सिस्टम, जिस तरीके से ये एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे इंडियंस का, वो एक बड़ा खतरनाक तरीका था। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, हमारे रिसोर्सेस को लूटा जा रहा था। इसकी वजह से लोग परेशान थे और कभी ना कभी तो इस तरीके की क्रांति होनी ही थी। तो इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को हुई। मेरठ की छावनी में जो इन्फेंट्री और कैवलरी के जो सोल्जर्स थे, उन्होंने अचानक से अपने अधिकारियों पर हमला कर दिया। बेल ऑफ आर्म्स को कंट्रोल कर लिया, यानी कि जो स्टोर रूम था जिसमें हथियार रखे जाते थे अंग्रेज़ों को, उसको कब्जे में लिया। और उसके बाद जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उन पर अटैक कर दिया। रिकॉर्ड ऑफिस, जेल, कोर्ट, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी, इन सब पर अटैक किया, सब कुछ नष्ट वष्ट कर दिया। और टेलीग्राफ लाइन जो दिल्ली से आई हुई थी उसको कट कर दिया ताकि आसानी से जल्दी फोर्स पहुंच नहीं पाए और सैनिक अपना काम कर लें। और फिर वहाँ मेरठ में अपने अधिकारियों को मारने के बाद, उन पर अटैक करने के बाद, वहाँ से हथियार लूटने के बाद, वहाँ के ऑफिस को तहस नहस करने के बाद, प्लंडर करने के बाद अंग्रेज सैनिक जो है दिल्ली की तरफ बढ़ गए। 11 मई 1857 की सुबह सुबह सैनिक दिल्ली पहुँच गए। बहादुर शाह जफर, आपको पता है बहादुर शाह जफर सेकेंड, ही वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ इंडिया। वो दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। वो सीधे लाल किले पहुँचे सैनिक और उन्होंने कहा हमें बहादुर शाह जफर से मिलना है। मिलने में कुछ कठिनाई हुई तो ज़बरदस्ती कुछ सैनिक जो है घुस गए लाल किले के अंदर। रमज़ान का महीना चल रहा था। सुबह सुबह सैनिक वहाँ पहुँचे थे। बहादुर शाह जफर जो है खाना खा पी करके और रोजे की तैयारी में थे। उसी समय सैनिकों ने जाकर के उन्हें घेर लिया और कहा कि भाई आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं, इसलिए हम आपको इस 1857 की क्रांति का नेता बनाना चाहते हैं। और उन्होंने उनको जो है जिम्मेदारी दे दी कि आप ही हमारे लीडर होंगे इस क्रांति के। और फिर दिल्ली में भी सैनिकों ने खूब विद्रोह किया।
अंग्रेज़ों को मारा, उनके ऑफिसेस पर हमला कर दिया और किसी भी तरीके से उनका जो भी ग्लोरी थी उसको नष्ट करने की कोशिश की। दिल्ली पर एक तरीके से अंग्रेज़ों की सत्ता समाप्त हो गई और सैनिकों ने अपनी कब्जा कर लिया उस पर। ऐसे ही अलग अलग शहरों में भी आंदोलन हुआ। तो इसी पृष्ठभूमि को हम के हिसाब से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पहला आपका जो टॉपिक है वो है पैटर्न ऑफ द रिवॉल्यूशन। इस रिवॉल्यूशन का पैटर्न क्या था? तो पैटर्न यही था कि सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप देखते हैं कि सैनिक सबसे पहले जो है बेल ऑफ आर्म्स को कब्जे में लेते थे, उसके बाद अपने अधिकारियों पर हमला करते थे, उसके बाद जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस थे, चाहे वो जेल था, वो कोर्ट था, वो पोस्ट ऑफिस था, वो ट्रेजरी ऑफिस था, उन पर अटैक करते थे, उनको तहस नहस कर देते थे और आगे बढ़ते थे। और सैनिकों के साथ फिर आम जनता भी सम्मिलित हो जाती थी उसमें। इस तरीके से चलता था। तो इस तरीके से म्यूटिनी की शुरुआत जो है 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से हुई और बाद में फिर ये दूसरे शहरों में भी उत्तर प्रदेश के पहुंच गई। कानपुर, लखनऊ, बरेली, इन सारे शहरों में भी इस तरीके के आंदोलन हुए, सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई और ज़्यादातर जगहों पर अंग्रेज़ों के घरों को लूट लिया गया, उनको नष्ट कर दिया गया और जो रिबेलियन थे उन्होंने किसी न किसी तरीके से जो भी अथॉरिटी थी अंग्रेज़ों को उसको चैलेंज करने की कोशिश की, उनको ख़त्म करने की कोशिश की। सेकेंड टॉपिक है लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कैसे कम्युनिकेट होता था? तो कुछ खास सबूत तो नहीं मिलते हैं उस ज़माने के, क्योंकि इतिहासकार इंडियन इतिहासकारों ने बहुत ज़्यादा इस पर कुछ लिखा नहीं है। ब्रिटिश इतिहासकार लिखते हैं कि हो सकता है कभी प्लानिंग की गई होगी, लेकिन पैटर्न जो था सोल्जर्स का वो एक ही था कि अचानक से जो है अटैक करते थे वो अपने अंग्रेज़ अधिकारियों के ऊपर सैनिक, और बेल ऑफ आर्म को कब्जे में लेते थे, हथियारों को कब्जे में लेते थे और फिर शहर में घुस जाते थे। जितने भी ब्रिटिश ऑफिसेस थे उन पर अटैक करते थे और फिर लोगों के साथ मिलकर के समानांतर सत्ता स्थापित करने की कोशिश करते थे। जैसे दिल्ली में उन्होंने जो है बहादुर शाह जफर को पूरे देश की क्रांति का नेतृत्व दे दिया, ऐसे ही झांसी में रानी लक्ष्मीबाई इसकी नेता हो गई। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को डिपोर्ट कर दिया गया था, हटा दिया गया था, इसलिए जो उनकी बेगम थी, बेगम हजरत महल, क्योंकि उनका जो माइनर सन था ब्रिजेश कादिर, उसको अंग्रेज़ स्वीकार नहीं करते थे अपना नेता। अवध का नवाब स्वीकार नहीं कर रहे थे क्योंकि वो उनका दत्तक पुत्र था। डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट्स के अंतर्गत अंग्रेज़ों ने ये नियम बना दिया था कि जिसका भी नेचुरल उत्तराधिकारी नहीं होगा, नेचुरल हायर नहीं होगा, उस शासन को, उस राज्य को अंग्रेजी सत्ता में मिला लिया जाएगा। तो झांसी, सतारा, नागपुर, ये सब इसी में आने वाले थे। लखनऊ मतलब अवध की जो नवाबी थी उसको भी अंग्रेजी सत्ता में मिलाया जाना था और अवध के नवाब को डिपोर्ट करके जो है कोलकाता भेज दिया गया था। अवध के नवाब बहुत फेमस थे जनता के बीच में, जनता उन्हें बहुत पसंद करती थी, इसीलिए जनता ने एक नारा दिया था उनके लिए, कहा था कि आत्मा छीन ली अंग्रेज़ों ने, अब तो सिर्फ शरीर रह गया। यानी कि डिपोर्ट करने पर जनता बहुत नाराज़ थी और इस तरीके से सैनिकों ने प्लानिंग बना करके और एक के बाद एक शहरों में इसी तरीके का अटैक किया। तो क्वेश्चन आता है कि हाउ वर द प्लान्स मेड, हु वर द प्लानर्स, कैसे प्लान बनाया गया, प्लानर था कौन, क्या कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उस समय का? कुछ क्लूज़ हमको मिलते हैं, जैसे कैप्टन हेर्से जो था अवध मिलिट्री पुलिस का, उसको प्रोटेक्शन दिया गया था, इंडियन सबऑर्डिनेट्स के द्वारा ही दिया गया था। यानी कि कहीं ना कहीं उसको मालूम चल गया था कि भारतीय सैनिक जो है विद्रोह करने वाले हैं। 41st नेवल इन्फेंट्री जो थी, जिसको उसी जगह लखनऊ में ही रोका गया था, उसने भी विद्रोह कर दिया था। बहुत सारे ऑफिसर्स को मार दिया गया। इसकी वजह से जो है बड़ा अंग्रेज़ों में भी भय था, अंग्रेज़ डर गए थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। स्टार्टिंग के 1-2 महीने तो उन्हें समझ में ही नहीं आया कि कैसे इस रेवोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। कुल मिलाकर के एक ही तरीका था सिपाहियों का कि वो जो है
वज़ल बजाते थे या फायरिंग करते थे, इवनिंग फायरिंग होती थी। और इस तरीके से हर जगह जो है क्रांति की शुरुआत इसी तरीके से हुई। मेरठ में हुई, लखनऊ में हुई, कानपुर में हुई, बरेली में हुई। लीडर्स कौन थे इस नेतृत्व के? तो मैं आपको बता दूं कि लीडर्स जो है जिनकी भी सत्ता हो, असल में 1857 की क्रांति में अगर सही ढंग से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों की कमी ये थी कि यूनिटी उतनी नहीं थी। पूरे देश में इसका प्रभाव दिखाई नहीं दिया। ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में हो रही थी। नॉर्थ इंडिया में भी खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में ये क्रांति हो रही थी। उत्तर प्रदेश में झांसी, कानपुर, लखनऊ, इन जगहों पर क्रांति हो रही थी। और बिहार में कुंवर सिंह आरा, बिहार के जमींदार थे बड़े, वो कर रहे थे। कानपुर में नाना साहब कर रहे थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को नेता बनाया गया था। और नाना साहब के साथ तात्या टोपे सम्मिलित थे। मतलब कुछ गिने चुने लोगों ने इस क्रांति का नेतृत्व किया, बहुत ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित नहीं थे। तो लीडर्स और फॉलोवर्स कौन कौन थे? लीडर्स में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। उन्होंने नारा दिया था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, क्योंकि उनके पति गंगाधर राव की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी और उनका जो पुत्र था वो दत्तक पुत्र था, बायोलॉजिकल हायर नहीं था, और इसलिए झांसी को भी अंग्रेजी सत्ता में मिलाया जाना था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी झांसी नहीं दूँगी, और इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। नाना साहब जो थे वो बाजीराव पेशवा सेकंड के एडॉप्टेड सन थे। उनको ब्रिटिशर्स ने पेंशन देना से मना कर दिया कि आपको पेंशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप नेचुरल हायर नहीं हैं, आप एडॉप्टेड सन हैं बाजीराव पेशवा के, इसलिए नहीं दिया जाएगा। तो उनके अंदर भी नाराज़गी थी, इसलिए वो इस विद्रोह में सम्मिलित हो गए। और अवध के नवाब को तो डिपोर्ट कर दिया गया था, इसलिए उनकी जो पत्नी थी बेगम हजरत महल, उन्होंने विद्रोह कर दिया, क्योंकि उनका जो माइनर सन था वेजेस का एडॉप्टेड सन था, उसको भी नेचुरल हायर मानने से मना कर दिया था, इसलिए वो भी सम्मिलित हो गए। तो इस तरीके से इस क्रांति की शुरुआत हुई। मेरठ में जैसा कि हमने देखा कि मुग़ल एम्परर को जाकर के दिल्ली में लीडर बना दिया बहादुर शाह जफर को, ऐसे ही जगह जगह लीडर्स बन गए। कानपुर में जो सिपाही थे उन्होंने पेशवा बाजीराव सेकंड को बना दिया, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को बना दिया, बिहार में कुंवर सिंह को बना दिया, अवध यानी कि लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल ने आंदोलन को लीड किया। और कई जगह लोकल लीडर्स थे जिन्होंने, पीजेंट्स थे, जमींदार थे, ट्राइबल पीपल थे, है ना, जैसे शाहमल बड़ौत परगना में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नेतृत्व कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे जिन्होंने कई जगह पर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। हैदराबाद में वैसे उन्होंने एजुकेशन ली हुई थी, और फिर वो 1856 में जो है विलेज टू विलेज प्रीच कर रहे थे, रिलीजियस वार की शुरुआत, जिहाद की शुरुआत कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ ना। उत्तर प्रदेश में गोनू एक ट्राइबल कल्टीवेटर था, उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुई। इसके बाद ट्राइबल्स में अगर बात करें तो आज का झारखंड जो है उस समय सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में छोटा नागपुर प्लेट्यू का लीडर था, कोल ट्राइबल था। इस तरीके से इन सारे नेताओं ने मिलकर के जो है इसका नेतृत्व किया, और धीरे धीरे क्रांति बढ़ती चली गई। र्यूमर्स एंड प्रोसेस, सच्चाई क्या थी और र्यूमर्स क्या थे, क्यों इस क्रांति की शुरुआत हुई? तो दो मुख्य र्यूमर्स इस टॉपिक में हमको पढ़ने को मिलती है। एक तो ये ग्रीस कार्टिज वाला र्यूमर कि अंग्रेज़ों ने जो एनफील्ड राइफल लॉन्च की है उसमें जो कार्टिज यूज किया जाएगा उसमें पिग और काऊ का फैट है, गाय और सुअर की चर्बी है, और उस कार्टिज को मुंह से खोलना होगा, यानी कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए जो है हम उनका आदेश नहीं मानेंगे, और सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। एक और रूमर फैल रहा था कि गाय और सुअर की हड्डियों का आटा सैनिकों को भेजा जा रहा है कैंटोनमेंट में खाने के लिए, यानी कि जो रोटियां बन रही हैं वो जिस आटे की बन रही है उसमें हड्डियों का चूरा मिला हुआ है,
किसकी हड्डियाँ, किसकी बोन्स? बोन्स ऑफ काउ एंड पिग, गाय और सूअर की हड्डियाँ मिला करके जो है आटा बाजार में बेचा जा रहा है, इसलिए हिंदू और मुस्लिमों का धर्म भ्रष्ट हो रहा है। तो इस तरीके की र्यूमर्स फैल रही थी, इस तरीके की अफवाह फैल रही थी, और जिसकी वजह से सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। नॉर्थ इंडिया में इस तरीके का वो चल रहा था। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई डिड पीपल बिलीव इन द र्यूमर्स? लोग र्यूमर्स में बिलीव क्यों कर रहे थे? र्यूमर्स का पावर बड़ा होता है। कोई सच बात आप बार बार समझाइए लोगों को तो उतनी आसानी से समझ में नहीं आती, लेकिन अफवाह बड़ी तेजी से, अफवाह ऐसे ही फैलती जैसे जंगल की आग, अफवाह बड़ी तेजी से लोगों के बीच में फैलती है। तो लोगों ने, मैं जब ये अफवाह फैली कि कार्टेज यूज किए जाएंगे, उनमें पिग और काऊ का फैट है, या जो फ्लोर यूज किया जा रहा है, जो आटा यूज किया जा रहा है, उसमें बोन्स हैं, पिग बोन्स हैं, काऊ बोन्स हैं, तो लोग उस पर विश्वास कर रहे थे। दूसरी चीज़, र्यूमर्स पर विश्वास करने का एक और कारण था कि अंग्रेज इतने अन्यायी थे, इतने अत्याचारी थे, इतने एक्सप्लॉइटर थे, इतने ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉइटेशन करते थे इंडियंस के साथ में, कि उनको आसानी से विश्वास हो गया कि जरूर अंग्रेज़ों ने वो हमको क्रिश्चियनिटी में, एक और र्यूमर था कि वो दे वांट टू मेक अस क्रिश्चियन, वो हिंदू और मुस्लिमों को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, इसलिए हिंदू हिंदू ना रहे, मुस्लिम मुस्लिम ना रहे, इसलिए उनको चर्बी खिला दो, गाय और सूअर का फैट, और गाय और सूअर की हड्डियों का आटा उनको खिला दो, जिससे उनका धन भ्रष्ट हो जाए। इस तरीके से उन्होंने जो है ये काम किया, जिसकी वजह से लोगों में और विश्वास हो गया कि भाई अंग्रेज ऐसा कर सकते हैं। जिस तरीके से पूरे देश में अंग्रेजों का अन्याय अत्याचार लोगों के बीच में था, उससे लोग बहुत दुखी थे, और उनको समझ में आया कि जरूर अंग्रेजों ने ऐसा किया होगा। इस वजह से आसानी से उन्होंने विश्वास कर दिया। बहुत सारी प्ली की गई गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। मिस गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा था। एडॉप्शन को अंग्रेज रिफ्यूज कर रहे थे, जबरदस्ती डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी के द्वारा राज्यों को मिला रहे थे, इसलिए और ज़्यादा विश्वास नहीं हो पा रहा था लोगों को, और वो जो है उनके खिलाफ खड़े हो रहे थे। भले ही ये र्यूमर्स थे, लेकिन अंग्रेज़ों के कृत्य ऐसे थे, उनकी वर्किंग स्टाइल ऐसी थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा था, वो इतना ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करते थे कि लोगों को विश्वास हो गया कि निश्चित ही इन्होंने ऐसा किया होगा, इसलिए जो है लोगों ने क्रांति शुरू कर दी। ये आपका फर्स्ट टॉपिक था। सेकेंड टॉपिक जो है वो है आपका अवध इन रिवोल्ट। अवध में रिवोल्ट क्यों हुआ और इतना ज़्यादा क्यों हुआ? तो अवध के लिए एक सेंटेंस कहा जाता, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध के लिए कहा था कि अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। अवध तो एक चेरी है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में ही आ जाएगा, यानी कि इस पर तो हमारा शासन आना ही है, किसी न किसी दिन हम अवध पर सत्ता स्थापित कर लेंगे। अवध में पूर्वी उत्तर प्रदेश का और मध्य उत्तर प्रदेश का, आज का वर्तमान का जो उत्तर प्रदेश है, उस ज़माने में जो यूनाइटेड प्रोविंस था, उसमें अवध में पूर्वी उत्तर प्रदेश का और कुछ बिहार का हिस्सा आता था, कुछ मध्य उत्तर प्रदेश का हिस्सा आता था। ये बहुत फ्लैट और फर्टाइल लैंड था। इस इलाके से बहुत ज़्यादा सोल्जर्स आर्मी में जाते थे। ये ऐसा इलाका था जहाँ क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था, ग्रेनरी था ये इलाका। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स को टैक्स बहुत मिलता था, इसलिए वो अवध पर सत्ता स्थापित करना चाहते थे, और उन्होंने स्टार्टिंग में ही ऐसा टारगेट बना लिया था। और 1851 में लॉर्ड डलहौजी ने ये कहा था कि चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, और उसको सिद्ध भी कर दिया उन्होंने। 1856 में उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, एनेक्स कर लिया, ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया, अवध को डिपोर्ट कर दिया वहाँ के नवाब को। इसकी वजह से, और इसकी शुरुआत तो उन्होंने 1801 से ही कर दी थी। कहीं ना कहीं इंडियन जो मोनार्क्स थे, जो रूलर्स थे, जो किंग्स थे, वो भी अंग्रेज़ों की नीति को समझ नहीं पा रहे थे।
उनकी पॉलिसी को समझने में फेल हो रहे थे। 1801 में सब्सिडी अलायंस कर लिया था। किसने? अवध के नवाब ने और अंग्रेजों ने। उस सब्सिडी अलायंस में कंडीशन क्या थी कि सोल्जर्स जो है वो ब्रिटिश रखेंगे, आर्मी ब्रिटिशर्स की होगी और उसका मेंटेनेंस का खर्चा कौन देगा? अवध के नवाब देंगे। तो अब सेना दूसरे की, शासक आप हैं, आपके पास सेना नहीं है तो क्या होगा? कोई भी आपको मारेगा और अपनी सत्ता छीन लेगा। अंग्रेजों ने इसीलिए सब्सिडी अलायंस किया था, इसीलिए जो है बनाई थी, ऐसा अलायंस किया था, ऐसी रणनीति बनाई थी, ऐसी ट्रीटी कर ली अवध के नवाब के साथ में कि जरूरत पड़ेगी तो हम इस पर कब्जा कर लेंगे। इसीलिए उन्होंने सैनिक रखने की परमिशन ले ली और बेवकूफ़ बना करके अवध के नवाब को, उनसे मेंटेनेंस भी लेते थे उन सोल्जर्स का, बोले हम आपको सिक्योरिटी देंगे। इस तरीके से उनको कमज़ोर कर दिया। जिस शासक के हाथ में सत्ता है, अगर उसके पास आर्मी नहीं तो अपनी रक्षा कैसे करेगा? कोई भी अटैक कर देगा उस पर, कोई भी उसकी सत्ता से हटा देगा, छीन लेगा। तो अंग्रेजों ने यही किया, पहले से प्लान बना करके रखा और 1856 में उन्होंने अवध के नवाब को डिपोर्ट कर दिया और खुद वहां की सत्ता पर काबिज हो गए, जिसका असर ये हुआ कि विद्रोह हो गया। द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। लोगों ने कहा जब अवध के नवाब को डिपोर्ट किया गया, कोलकाता भेज दिया गया, तो वो लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर थे, बहुत जनप्रिय थे अवध के नवाब। जब उनको डिपोर्ट किया गया तो बहुत सारे लोग कानपुर तक उनके साथ साथ पीछे पीछे दौड़ते हुए चले आए, इस प्रयास में कि उनको डिपोर्ट नहीं किया जाए। और जब उनको डिपोर्ट कर ही दिया गया तो एक स्लोगन वहां के लोगों ने दिया, द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। शरीर तो चला गया, आत्मा तो चली गई, वह शरीर रह गया। अब अवध के नवाब के अंडर में जो जमींदार थे, जो जोतदार थे, वो उनके साथ बहुत बड़ा उनका एक क्लोज बॉन्ड था, एक लगाव था, एक जुड़ाव था। पब्लिक का भी लगाव और जुड़ाव था, क्योंकि जो नवाब होता था, लोकल का होता था, वो लोगों की आर्थिक परिस्थितियों को जानता था। अंग्रेज जो न्यू रेवेन्यू पॉलिसी लेकर के आ रहे थे पूरे भारत में, जहाँ जहाँ भी अंग्रेजों के हाथ में सत्ता आई, उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लागू कर दिया कि एक निश्चित समय पर उनको जो है टैक्स चाहिए। सनसेट पॉलिसी लागू कर दी कि आखिरी दिन सनसेट तक उनको जो है चाहिए टैक्स, नहीं तो वो क्या करेंगे? कब्जा कर लेंगे सत्ता पर, नवाबी छीन लेंगे, जमींदारी छीन लेंगे। तो इस वजह से लोकल लोगों का एक दूसरे के साथ बॉन्ड था। जोतदार भी लोकल होता था, जमींदार भी लोकल होता था, नवाब से भी लोगों के आपसी संबंध होते थे। एक सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ था नवाब से लेकर के और पीजेंट तक का, वो खत्म हो गया। अंग्रेजों के हाथ में सत्ता आ गई, लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। कानपुर तक लोग आए उनके साथ जब उनको डिपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन सफल नहीं हुए उनको वापस लाने में। तो लोगों ने नारा दिया कि द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, कि आत्मा चली गई और शरीर रह गया। हर स्ट्रीट में, मार्केट में, हाउस में लोग गुस्से से चिल्ला रहे थे। जाने आलम बोला गया उनको। वन फॉक सॉन्ग बिमोन्ड दैट द ऑनरेबल इंग्लिश कैम एंड टुक द कंट्री। अंग्रेज बहादुर आए, मुल्क ले लीन हो। ये अवधी भाषा में वहाँ के लोगों ने कहा कि अंग्रेज लोग आए और हमारा तो मुल्क छीन लिया, हमारा राज्य छीन लिया। जनता बहुत नाराज हो गई उसके डिपोर्ट होने से। और जो इमोशनल अपील था, मैंने आपको बताया जैसा कि नवाब से लेकर के और पीजेंट तक, नवाब, जमींदार, जोतदार, किसान, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वो सोशल स्ट्रक्चर खत्म हो गया, तो लोग विद्रोह के लिए तैयार हो गए। फ्रंगी राज एंड द एंड ऑफ अ वर्ल्ड। ग्रीवेंसेस बहुत ज़्यादा थे अंग्रेजों के प्रति लोगों के मन में। जो प्रिंस थे, जो तालुकदार थे, जो पीजेंट थे, जो सिपाहीज थे, उन्होंने कहा कि अब हमें फ्रंगी राज खत्म कर देना है और इसके खिलाफ वो खड़े हो गए। एनेक्सेशन की वजह से, डिप्लेसमेंट की वजह से नवाब के लोग बहुत ज़्यादा नाराज हो गए, तालुकदार नाराज हो गए, जमींदार नाराज हो गए और उन सब ने मिल करके सोल्जर्स के साथ में विद्रोह शुरू कर दिया। अवध के जितने भी जिले थे
लखनऊ और उसके और पास के जिले, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़िले जो अवध की नवाबी में जो भी आते थे उस रीजन में, उस ज्यूरिडिक्शन में, उस टेरिटरी में जितने भी जगह आती थी, सब जगह लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया। कोई कोई तालुकदार तो इतने बड़े थे कि उनके पास 12,000 फुट सोल्जर्स हुआ करते थे, 200 जो है हॉर्स राइडर्स होते थे। तो इन तालुकदारों ने इमीडिएटली एनेक्सेशन के बाद में जो है लड़ाई शुरू कर दी, अंग्रेजों के फोर्स को डिस्ट्रॉय। अंग्रेजों ने जब सत्ता पाई तो इन तालुकदार के आर्मी छीन ली, उनके फोर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से लोगों में एक गुस्सा था। जो समरी सेटलमेंट हुआ 1856 में, उसके बाद लोग बहुत नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि एनी हाउ अब हमको अंग्रेजों की सत्ता समाप्त करनी है। रेवेन्यू डिमांड जो है ना, कई प्लेसेस पे 30 से 70% तक बढ़ गई। अंग्रेज आए, उन्होंने टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हो गया, लोग उसको भरने की स्थिति में नहीं थे, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे लोग। तो नाराज़ होकर के लोगों ने इस सोल्जर म्यूटिनी में पार्टिसिपेशन शुरू कर दिया और ये सोल्जर म्यूटिनी जो एक रेवोल्यूशन में बदल गई। पीजेंट्स में इतने ग्रीवेंसेस थे कि उन्होंने सिपाही लाइन्स में आकर के मेजॉरिटी बना ली सोल्जर्स के साथ मिलकर के। और उस ज़माने में अवध से बहुत ज़्यादा सोल्जर्स, बंगाल जो रेजिमेंट थी उस ज़माने की, उसमें ज़्यादातर जो सोल्जर्स थे वो अवध से जाते थे यानी। और उन तक खबरें भी पहुंच रही थी कि हमारे गांव में क्या हो रहा है, अंग्रेज आ रहे हैं, टैक्स वसूल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टैक्सेशन कर रहे हैं और नहीं दे पाते तो हम लोगों को बड़ा परेशान किया जाता है, उनके परिवार वालों को परेशान किया जाता है। इसलिए सोल्जर्स भी डिससेटिस्फाई थे, फार्मर्स भी डिससेटिस्फाई थे, उस ज़माने में जमींदार, नवाब, तालुकदार सभी डिससेटिस्फाई थे और सब ने मिलकर के आंदोलन चलाया। 1840 से ही ये शुरुआत इसकी हो गई थी और धीरे धीरे जब वायलेंस शुरू हुआ तो डिस्टेंस बढ़ता गया सिपाहीज और ऑफिसर्स के बीच में। स्टार्टिंग में तो जब इंडियन सोल्जर्स को सम्मिलित किया गया था ब्रिटिश फोर्स में तो थोड़ा सा रेस्पेक्ट मिलता था, सम्मान मिलता था। बाद में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो उनके साथ अन्याय अत्याचार करने लग गए तो और ज़्यादा संबंध बिगड़ गए और पूरे अवध में जो है विद्रोह। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट द रिबेल्स वांटेड। आखिर ये चाहते क्या थे? ये जो सोल्जर्स थे जिन्होंने ये विद्रोह किया था, ये जो सैनिक विद्रोह हुआ था, इसको करने वाले जो लोग थे वो क्या चाहते, उनकी सोच क्या थी, क्यों उन्होंने ऐसा किया? तो ब्रिटिश रिकॉर्डेड के हिसाब से अगर आप देखेंगे, आप जो ट्रायल्स उस ज़माने में हुई थी उनको अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि अनपढ़ लोग थे, बहुत ज़्यादा उनसे टैक्स वसूला जा रहा था, वो उसको दे पाने की स्थिति में नहीं थे और उसकी वजह से उनके साथ जो हो रहा था, इतिहास निकाल करके, नोटिफिकेशन निकाल करके, उनकी जो जमींदारी छीनी जा रही थी, तालुकदारों से उनकी तालुकदारी छीनी जा रही थी, उसकी वजह से भी लोग नाराज़ थे। और अंग्रेज़ों ने जो लिखा कि ये सिर्फ सोल्जर म्यूटिनी थी, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि स्टार्टिंग जरूर सैनिकों ने की थी लेकिन बाद में कॉमन पीपल भी इसमें, पीजेंट्स सम्मिलित हो गए थे, स्टूडेंट्स सम्मिलित हो गए थे। टॉपिक 3.1 है द विजन ऑफ यूनिटी। प्रोक्लेमेशन पास किया 1857 में रिबेल्स ने और बार बार अंग्रेजों से कहा कि जो कास्ट और क्रीड के नाम पर जो कुछ हो रहा है ना, वो ठीक नहीं है। प्रोक्लेमेशन किए गए भाई, मुस्लिम प्रिंसेस और उनके नाम से हिंदुओं को भी सताया जा रहा था, मुस्लिमों को भी सताया जा रहा था, लॉस हो रहा था दोनों को। इसलिए कई प्रोक्लेमेशन किए इन रेवोल्यूशनरीज ने कि किसी भी तरीके से अंग्रेजों से हमको सत्ता छीन ली। ड्यूरिंग द अपराइजिंग रिलीजियस डिविजन्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम वाज हार्डली नोटिसेबल। इस दौरान हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो धार्मिक बंटवारा था वो एक तरीके से खत्म हो गया था। सबको लग रहा था बस हम इंडियन है और हमारे ब्रिटिशर्स हमारे दुश्मन है, हमको मिलकर के उनकी सत्ता को समाप्त करना है।
बरेली में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में दिसंबर 1857 में 50,000 हिंदू पॉपुलेशन को मुस्लिम्स के अगेंस्ट भड़काया गया, लेकिन वो अटेम्प्ट फेल हो गया। मिल करके हिंदू और मुसलमानों ने इस लड़ाई को लड़ा। और ये लड़ाई क्या थी? नेक्स्ट टॉपिक है अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन। जो भी प्रोक्लेमेशन किए गए, चाहे वो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन हो या और कोई प्रोक्लेमेशन हो, रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा जो घोषणाएं की गई, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एवरीथिंग एसोसिएटेड विद ब्रिटिश रूल ऑफ फरंगी राज एज दे कॉल्ड। जो भी ब्रिटिश रूल की सत्ता थी, जो फरंगी राज था, उसको किसी भी तरीके से समाप्त करने की इच्छा जो है उन्होंने अपने मन में कर ली थी। गुस्से में लोगों ने जो रेवेन्यू सेटलमेंट्स थे, जो लैंड जमींदार्स को जो डिस्पोज किया गया था, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, और बहुत ज़्यादा टैक्स की जो वसूली की जा रही थी, उसकी वजह से बहुत नाराज़गी थी लोगों में और लोग इसीलिए सड़कों पर आ गए। प्रोक्लेमेशन में लोगों ने कहा कि ब्रिटिश वर बेंट ऑन डिस्ट्रॉइंग द कास्ट एंड रिलीजियंस ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स बोथ। हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्मों को ये समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम इनकी सत्ता को ही समाप्त कर देंगे। ऐसा प्रोक्लेमेशन किया गया था रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पावर। अब अगर अंग्रेज चले जाएंगे, सत्ता अंग्रेजों की थी, तो शासन कौन चलाएगा? तो एक ही तरीका था उस जमाने में कि जो पुराने नवाब हैं उनको सत्ता वापस कर दी जाए, जो राजा, जो एम्परर हैं, जो जहां जो शासक था, उनको ही सत्ता दे दी जाए, जिससे देश ठीक से चलता रहेगा। इसलिए झांसी में झांसी की रानी को नेता बना दिया गया, क्योंकि वो शासन संभाल लेंगे। कानपुर में नाना साहब को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई, क्योंकि वो बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे, दत्तक पुत्र थे, तो वो सत्ता को संभाल लेंगे। अवध में इसका नेतृत्व जो है वो बेगम हजरत महल को दे दिया गया, उनके यहाँ उनको सत्ता वापस दे देंगे तो सत्ता चलती रहेगी। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को नेता बना दिया गया। कुल मिलाकर के जो अल्टरनेटिव पावर की जरूरत थी, वो अल्टरनेटिव पावर पुराने राजाओं में, जमींदारों में, नवाबों में, बादशाहों में ही लगा। लोगों को, भारत की जनता को लगा कि बहादुर शाह जफर को भारत का एम्परर बना दिया जाए, अवध का नवाब को फिर से अवध का नवाब बना दिया जाए, झांसी की रानी को झांसी की सत्ता सौंप दी जाए। तो अल्टरनेटिव जो पावर थे वो इस तरीके से ढूंढ लिए गए और जो लोग थे उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। अपॉइंटमेंट्स वर मेड टू वेरियस पोस्ट, अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड द पेमेंट ऑफ ट्रूप्स। सैनिकों का इंतजाम किया गया, रेवेन्यू अंग्रेजों को न देकर के फिर से पुराने जमींदारों को देने लग गए, जिससे पैसा आएगा उससे आर्मी बना करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। इस तरीके का सिस्टम बनाया लोगों ने। However, in the most cases, these structures could not survive the British onslaught. लेकिन ये ज़्यादा दिन चल नहीं सका और धीरे धीरे अंग्रेजों ने दोबारा से उस पर कब्जा कर लिया, दोबारा से फिर से आगे। टॉपिक नंबर 4 है रिप्रेशन। किस तरीके से फिर इस क्रांति को कुचल दिया गया, कैसे इस क्रांति को खत्म किया गया, कैसे फिर से अंग्रेजों के हाथ में सत्ता आ गई। तो इट इज क्लियर फ्रॉम ऑल अकाउंट्स दैट वी हैव 1857 दैट द ब्रिटिश डिड नॉट हैव एन इजी टाइम इन पुटिंग डाउन द रिबेलियन। 1857 की जो क्रांति थी अंग्रेजों के लिए इतनी आसान नहीं थी उसको दबा पाना, उसको कुचल पाना। स्टार्टिंग के कुछ महीनों तक तो ब्रिटिश पास्ड अ सीरीज ऑफ लॉज टू हेल्प देम क्वेल द इंसर्जेंसी बाय नंबर ऑफ एक्ट्स पास्ड इन मई एंड जून 1857। मई जून 1857 में नए नए कानून अंग्रेजों ने तुरंत पास किए, जिससे लोग शांत हो जाए, जिससे लोग जो है चुप हो जाए, विद्रोह नहीं करें, उनको लगे कि अंग्रेज अच्छा काम कर रहे हैं, उनके हित में कर रहे हैं, इसलिए रिवॉल्यूशन कमजोर हो जाए। इसलिए बहुत सारे उन्होंने कानून पास किए, कुछ लॉज पास किए, न्यूली enacted special laws and the reinforcements brought in
फ्रॉम ब्रिटेन द ब्रिटिश बिगेन द टास्क ऑफ सप्रेसिंग द रिवोल्ट। कुछ महीने तक इंतजार करने के बाद उन्होंने कहा कि जब ये रिवॉल्यूशन कंट्रोल नहीं हो रहा तो उन्होंने फिर उसको सप्रेस करने का प्लान शुरू कर दिया कि कैसे इसको सप्रेस किया जाए, कैसे इसको दबाया जाए, कैसे इसको कुचला जाए, इस पर काम करना शुरू कर दिया। They like the rebels recognize the symbolic value of Delhi। वो रिबेल्स को अब अपना वैल्यू बताना चाहते थे। वन फोर्स मूव फ्रॉम कलकत्ता इनटू नॉर्थ इंडिया एंड द अदर फ्रॉम द पंजाब। इसलिए उन्होंने दो फोर्सेस निकाले, एक नॉर्थ में कलकत्ता से चला और दूसरा वेस्ट में पंजाब से। इन रिवॉल्यूशनरीज को कंट्रोल करने के लिए, उनको कुचलने के लिए दो जगह से उन्होंने फोर्स की शुरुआत की और सबसे पहले दिल्ली को कॉन्कर कर लिया, दिल्ली पर कब्जा किया। British attempted to recover Delhi began in earnest in early June 1857। जून 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया। लेट सितंबर आते आते पूरी तरीके से दिल्ली में रिवॉल्यूशन खत्म हो गया और अंग्रेजों ने फिर से अपनी सत्ता स्थापित कर ली। और वन रीजन फॉर दिस वाज दैट fact the rebels from all over the North India had come to Delhi to defend the capital। और दिल्ली को कंट्रोल करने में जून से सितंबर तक का 4 महीने का समय इसलिए लगा क्योंकि नॉर्थ इंडिया से ज़्यादातर लोग आकर के दिल्ली को डिफेंड कर रहे थे। लोगों का मानना था कि दिल्ली में अगर सत्ता हिंदुस्तानियों की आ जाएगी, ब्रिटिशर्स दिल्ली में अगर कब्जा नहीं कर पाएंगे तो फिर से हमारी ही सत्ता आ जाएगी, अंग्रेजों की सत्ता हिंदुस्तान से खत्म हो जाएगी। इसलिए दिल्ली को कंट्रोल करने में समय लगा। गंगा के मैदानों में धीरे धीरे आंदोलन को कब्जाया जा सका, कंट्रोल किया जा सका, क्योंकि गंगेटिक प्लेन्स में ही अवध आता था, कानपुर आता था, यहाँ पर सबसे ज़्यादा विद्रोह हो रहा था। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी प्लान बनाया गया, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चलाए गए। इन अवध फॉर एग्जाम्पल अ ब्रिटिश ऑफिशियल called Fawcett estimated that 3/4 of the adult male population was in rebellion। 3/4 पुरुष जो है उस समय क्रांति कर रहे थे, ऐसा अंग्रेजों का मानना था पूरे नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सेंट्रल मध्य उत्तर प्रदेश में। और द एरिया वॉज ब्राउट अंडर कंट्रोल ओनली इन मार्च 1858। इसलिए मार्च 1858 तक जाकर के दोबारा यहाँ अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो पाई। मतलब मई 1857 से लेकर के और मार्च 1858 10 से 11 महीने का समय लगा कंट्रोल करने में। British military power on a gigantic scale, but this was not the only instrument they used in large parts of present day Uttar Pradesh, where big landholders and peasants had offended united resistance। क्योंकि इसको कंट्रोल करने में इतना समय इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े जमींदार जो थे, जो उस जमाने के राजा लोग थे, जो तालुकदार थे, वो सब विद्रोह कर रहे थे, मिलकर के लड़ रहे थे, है ना। लैंड होल्डर्स थे, लॉयल लोग थे नवाब के, जिनको डिपोज कर दिया था अंग्रेजों ने हटा दिया था जमींदारी से, इसलिए वो सब मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। इससे 9 से 10 महीने लगे, 11 महीने तक लगा समय दोबारा से इस एरिया में अंग्रेजों को अपनी सत्ता स्थापित करने में। नेक्स्ट है इमेज ऑफ द रिवोल्ट। अब इस क्रांति को अपने अपने तरीके से लोगों ने इसकी गाथाएं लिखी। अंग्रेज इसको म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स कह रहे थे, भारतीय इतिहासकार इसको फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कह रहे थे, भारतीय आज़ादी की पहली लड़ाई, स्वतंत्रता की पहली क्रांति का नाम भारतीय इतिहासकार दे रहे थे, और अंग्रेज इसको कह रहे थे इट वाज मेयर म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स। ये तो केवल एक सैनिक विद्रोह था, ये कोई आम जनता का विद्रोह नहीं था। अंग्रेजों ने यहां तक लिखा कि जनता नहीं चाहती थी कि ऐसा कोई विद्रोह हो, जनता तो बहुत खुश थी। ये म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स थी, सैनिक सिर्फ अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए इस तरीके का आंदोलन चला रहे थे, इस तरीके की क्रांति चला रहे थे, ऐसा ब्रिटिशर्स का कहना था। लेकिन भारतीय इतिहासकारों का कहना था कि इट वाज द फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ये भारतीय आज़ादी की पहली लड़ाई थी, ये पहली क्रांति थी भारत को आज़ाद कराने के लिए। तो
5.1 है सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स। ब्रिटिशर्स ने जो पिक्चर दिखाई 1857 की क्रांति की, उनके हिसाब से ये था कि जो रिएक्शंस थे, बोले हम कंट्रोल तो तुरंत कर लेते, मार देते, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। हमारी एक सिंपैथी थी भारत की जनता के साथ में, सोल्जर्स के साथ में। हम उनको प्यार से कंट्रोल करना चाहते थे, हम उन्हें प्यार से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जो है गलत तरीके से हथियारबंद आंदोलन चला रहे थे और इसलिए हमें उसको कंट्रोल करने में समय लगा, ऐसा अंग्रेज़ों का कहना था। और उन्होंने बड़ा इस तरीके से दिखाया ब्रिटिश मीडिया ने कि इंडियन सोल्जर्स बड़ा अन्याय अत्याचार कर रहे थे, ब्रिटिश महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में बहुत अन्याय और अत्याचार कर रहे थे। जो नया कमांडर था ब्रिटिश फोर्सेस का इंडिया में, उसने कहा कि लखनऊ में बड़ा हीरोइक रेसिस्टेंस किया ब्रिटिश पावर ने। उसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से जो कैंपबेल था उसने आकर के और बड़े प्यार से लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग माने नहीं। इसीलिए उस जमाने के जो ब्रिटिश अखबार थे उनमें ऐसी खबरें छापी जा रही थी जिससे ये दिखाया जा सके दुनिया को कि इंडियन सोल्जर्स बहुत ब्रूट हैं। वो ब्रिटिशर्स के साथ में, उनकी महिलाओं के साथ में, उनके बच्चों के साथ में बहुत अन्याय और अत्याचार कर रहे थे। इंग्लिश वुमेन एंड द ऑनर ऑफ ब्रिटेन, महिलाओं पर अटैक कर रहे थे। कई जगह ऐसी तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपकी बुक में छपी हुई हैं कि महिलाएं, बच्चे छुपे हुए हैं और इंडियन सोल्जर्स आ रहे हैं, उनके साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, मार काट रहे हैं उनको। से फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स टू इवेंट्स इन्फ्लेम्ड पर्टिकुलरली बाई टेल्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ऐसा दिखाया जा रहा है कि महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ इंडियन सोल्जर्स अन्याय अत्याचार कर रहे थे। British government was asked to protect the honor of innocent women and ensure the safety of helpless children। अंग्रेज सरकार वहाँ से कह रही थी कि ये जिम्मेदारी है यहाँ पर भारतीय ब्रिटिश ऑफिसर्स की कि वो वुमेन का और बच्चों का मान सम्मान बचाएं, उनकी रक्षा करें। जोसेफ न्योल पैटर्न जो था, उसने जो पेंटिंग्स की हैं उसमें उसने दिखाया है कि इंग्लिश वुमेन और चिल्ड्रन जो है एक ही जगह पर छुपे हुए हैं, हेल्पलेस हैं, इनोसेंट हैं और ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स आ रहे हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। मतलब वो इस तरीके से दिखाया है कि अंग्रेजों के साथ, पुरुषों के साथ तो कुछ नहीं कर पा रहे थे इंडियन सोल्जर्स, लेकिन जहाँ महिलाएं मिल रही थी, बच्चे मिल रहे थे, ब्रिटिश महिलाएं, उनके साथ अन्याय अत्याचार कर रहे थे, उनके साथ रेप कर रहे थे, मार काट रहे थे उनको, उनकी हत्या कर रहे थे, उनके साथ लूटपाट कर रहे थे। ये ब्रिटिश मीडिया ने दिखाया, ब्रिटिश इतिहासकारों ने दिखाया। और कैसे भी आकर के फिर ब्रिटिश फोर्सेस ने आकर के उनको बचाया। एक जगह और दिखाया जा रहा है कि कई ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स जो है एक महिला को घेरे हुए हैं और अकेली एक ब्रिटिश महिला रिवाल्वर से उन सारे सोल्जर्स की हत्या कर देती है और अपनी जान बचा लेती है। मतलब इंडियन सोल्जर्स को कवार्ड टाइप दिखाया गया है ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा, ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स में, रिकॉर्ड्स में, कि 1857 की रिवोल्ट के दौरान इंडियन सोल्जर्स जो थे वो महिलाओं और बच्चों पर अन्याय अत्याचार कर रहे थे। वेनिजेंस एंड रिट्रीब्यूशन, वेव ऑफ एंगर एंड शॉक स्प्रेड इन ब्रिटेन, डिमांड्स फॉर रिट्रीब्यूशन ग्रू लाउडर। जब इस तरीके की खबरें छपने लग गई तो ब्रिटेन में बड़ी नाराजगी हुई कि ये क्या हो रहा है भारत में, अंग्रेज महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, बच्चों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनको मारा काटा जा रहा है, तो किसी भी तरीके से जो है इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। इफ जस्टिस डिमांडेड दैट द चैलेंज टू ब्रिटिश ऑनर एंड पावर बी मेट रथलेसली। ये तो अंग्रेजों की पावर के खिलाफ, अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ एक चुनौती है, उनका अपमान किया जा रहा है। इस तरीके की खबरें रोज ब्रिटिश अखबार में छप रही थी। 12 सितंबर 1857 को ऐसी खबरें थी, 13 सितंबर 1800, मतलब मई जून 1857 से लेकर के और जब तक ये क्रांति चली, ब्रिटिश अखबार इसी तरीके की खबरें रोज निकाल रहे थे कि वहां पर महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है।
द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर। अब अंग्रेजों ने जब दोबारा कब्जा कर लिया दिल्ली पर, लखनऊ पर, कानपुर पर, या जहां जहां भी आंदोलन हो रहा था उन जगहों पर, तो फिर उन्होंने टेरर दिखाया। इन द ब्रूचल वे इन विच द रिबेल्स वर एग्जीक्यूटेड, जगह जगह चौराहों पर फांसियां दे दी गई क्रांतिकारियों को, झुंड बना करके उनको गोलियों से भून दिया गया। इमेज ऑफ दीज एग्जीक्यूशंस वर वाइडली सर्कुलेटेड थ्रू पॉपुलर जर्नल्स, सभी अखबारों में छप रही हैं। आपकी बुक में भी दे रहा है 3 अक्टूबर 1857 का लंदन न्यूज़ की खबर इसमें छपी हुई है। जो पैराग्राफ देख लीजिए आप, किस तरीके से जो है ब्रिटिश सैनिक खड़े हैं और एक साइड लाइन से खड़ा करके इंडियन सोल्जर्स को शूट किया जा रहा है। ग्रुप में उन्हें हैंगिंग की जा रही है, उनकी फांसी पर चढ़ाया जा रहा है उनको। नेक्स्ट टॉपिक है नो टाइम फॉर क्लीमेंसी। अंग्रेज ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो क्लीमेंसी करते थे, हम बच्चों के जैसा व्यवहार करते थे इंडियन सोल्जर्स के साथ, उनको सारी सुविधाएं देते थे, उनके साथ हमारे पारिवारिक रिश्ते थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की। जनरल कैनिंग डिक्लेयर्ड दैट द gesture of leniency and a show of mercy would help in winning back the loyalty of the सिपाहीज। जनरल कैनिंग को इस तरीके से दिखाया गया कि वो अंग्रेज सोल्जर्स के ऊपर हाथ फेर रहा है, उसको खुश करने की कोशिश कर रहा है कि बेटा हम आपके साथ हैं और हम तो आपके भले के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इस तरीके से दिखाया गया, मतलब एक तरफ इंडियन सोल्जर्स का वर्चुअल फेस दिखाया गया है कि वो अन्यायी है, अत्याचारी है, महिलाओं और बच्चों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अंग्रेज अधिकारियों के इस ढंग से दिखाया गया है कि वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे अपने बच्चों के साथ व्यवहार किया जाता है। इस तरीके का व्यवहार वो भारतीय सैनिकों के साथ कर रहे हैं और इस तरीके से क्रांति को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब लोगों को मना करके, सोल्जर्स को समझा करके रिवॉल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनका चेहरा सामने दिख रहा है, हैंगिंग हो रही है एक साथ। 3 अक्टूबर 1857 का जो अखबार है उसमें 4-4 के ग्रुप बना करके कई लोगों को एक साथ फांसी पर लटकाया जा रहा है। कुल मिलाकर के इस तरीके से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस क्रांति को कंट्रोल किया जाए। नेशनल इमेजरीज, कुल मिलाकर के ये जो नेशनल मूवमेंट था 20वीं सेंचुरी का 1857 से, होल वर्ल्ड ऑफ नेशनलिस्ट इमेजिनेशन वाज वोवन अराउंड द रिवोल्ट, मतलब पूरे जो राष्ट्रवादी लोग थे इस क्रांति से भारत को आज़ादी की उम्मीद के रूप में इस क्रांति को देख रहे थे। उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं शायद ये विद्रोह सफल हो गया तो हमारे साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो एक्सप्लोटेशन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। इस सोच के साथ में ब्रिटिशर्स काम कर रहे थे। It was celebrated at the first war of independence in which all sections of people of Indian came together to fight against imperial rule. इंडियन मीडिया दिखा रही थी, भारतीय इतिहासकार दिखा रहे थे कि ये पहली ऐसी लड़ाई थी, पहली ऐसी क्रांति थी, पहला ऐसा रिवॉल्यूशन था जिसमें सभी वर्ग के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग, सभी समुदाय के लोग एक साथ आ रहे थे ना। पीपल ऑफ इंडिया केम टुगेदर फ्रॉम ऑल सेक्शंस टू फाइट अगेंस्ट इंपीरियल रूल। अंग्रेजों के खिलाफ सब आकर के मिलकर के लड़ाई लड़ रहे थे। पहली बार ऐसा हो रहा था 1857 में भारत में। आर्ट एंड लिटरेचर एज मच एज राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, भारतीय इतिहासकार लिख रहे हैं कि ये जो मेमोरी है 1857 रिवोल्ट की, ये अलाइव रहेंगी वर्षों वर्ष तक। इसने एक रास्ता दे दिया था कि हम अंग्रेजों को हरा करके पुनः अपनी सत्ता स्थापित कर सकते हैं भारत में, भारतीयों की सत्ता को स्थापित किया जा सकता है। इस रिवोल्ट के जो लीडर्स थे वो हीरोइक फिगर हो गए भारत के लोगों के लिए। आज भी बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी को आज तक हम याद करते हैं, उनकी बहादुरी को। वीरांगना थी वो, किस तरीके से उन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए थे, आज तक यादें ताज़ा हो जाती हैं हमारी। नाना साहब, कुंवर सिंह, आरा बिहार का क्रांतिकारी, 80 साल की उम्र थी उनकी, एक हाथ नहीं था, बुढ़ा व्यक्ति, और उसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए।
ज़बरदस्त तरीके से, जिस तरीके से उसने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी। तो ये सब जो लीडर्स थे, चाहे वो नाना साहब हों, तात्या टोपे हों, रानी लक्ष्मीबाई हों, बहादुर शाह जफर हों, अवध के नवाब हों, या आरा बिहार के जमींदार हों, सब भारतीयों के लिए एक पूजनीय फिगर हो गए थे, बड़ा रेस्पेक्टेड फिगर हो गए थे। लोग आज तक उनको याद करते। हीरोइक पोइम्स वर रिटन अबाउट द वैल्यूर ऑफ द क्वीन। क्वीन के लिए कविताएं लिखी गई, झांसी रानी के लिए, नाना साहब के लिए, तात्या टोपे के लिए, सबके लिए लिखी। कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये है कि इमेज इंडिकेट हाउ द पेंटर्स हु प्रोड्यूस देम परसीव्ड दोज इवेंट्स, व्हाट दे फेल्ट एंड व्हाट दे साउट टू कन्वे। कुल मिलाकर के अंग्रेज़ों ने जो इमेज बनाई, उन्होंने जो अखबारों में छापा, उन्होंने जो कहा, वो तो यही कहा कि भारतीय सैनिक जो है अपना फ़ायदा देख रहे थे, भारत की जनता इस विद्रोह में सम्मिलित नहीं थी और वो अपनी कुछ मांगों को पूरा कराने के लिए विद्रोह कर रहे थे। भारतीय इतिहासकारों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्रांति आज़ादी की पहली लड़ाई थी हिंदुस्तान में। इट वॉज द फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली लड़ाई थी। इसके दो स्वरूप हमको देखने को मिलते हैं, अंग्रेज अपने तरीके से दिखाते हैं और भारतीय इतिहासकार अपने तरीके से दिखाते हैं। These images did not only reflect the emotions and feelings of the times in which they were produced, they also shaped sensibilities। और इन इमेज से हमको मालूम चलता है कि किस तरीके से अंग्रेज अन्यायी थे, अत्याचारी थे, अन्याय और अत्याचार कर रहे थे, और किस तरीके से भारतीय सैनिक, किसान, नौजवान सब मिलकर के उनके अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। इससे हमको ये मालूम चलता है। रिबेल्स एंड द राज, ये जो चैप्टर है ये यही बताता है कि 1857 में अंग्रेज़ों की अन्यायी अत्याचारी सत्ता के खिलाफ भारत के लोगों ने एक ज़बरदस्त संघर्ष किया था। हालांकि पूरा देश उस समय जागृत नहीं हुआ। पूरा देश जागृत हो गया होता तो हो सकता है कि 1857 में ही अंग्रेजी सत्ता भारत से समाप्त हो जाती। पहली बात तो 100 साल के बाद ये विद्रोह हुआ था। 1757 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा को नवाबी मिली थी, कि नवाबी अंग्रेज़ों को मिली थी, और हमने फर्स्ट रिवॉल्यूशन किया 1857 में। लेकिन फिर भी बड़ा रिवॉल्यूशन था। उसके जो लीडर हैं वो आज भी हमारे लिए हीरो हैं ना। हमको एक ये इंस्पिरेशन दे करके गए कि किस तरीके से हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ कर के और लड़ते रहे। बाद में आज़ादी की लड़ाई इसी बिहाफ पर आगे बढ़ी और 1947 में जाकर के भारत को आज़ादी भी मिली। तो ये आपका चैप्टर था, रिबेल्स एंड द राज। I have given important explanation, conclusion of this chapter. You can understand and perform well in the examinations. Thank you. Have a nice day.